12वीं के बाद बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि आगे वो क्या करें, कौन सा कोर्स करें, मैनेजमेंट में जाएं या फिर इंजीनियरिंग में जाएं या डॉक्टरी करें या मेडिकल लाइन का कोई और कोर्स करें। तो क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या बजट की भी होती है कि वो बजट के अनुसार आगे के कोर्स हो जाएं, अच्छा कैरियर उनका बने। तो इसी को लेकर आज हम आए हैं केयर कॉलेज और हम बात करेंगे कपिल राणा सर से। मैं सचिन तिवारी, हिंदुस्तान दर्शन से। आज हम बात करेंगे एजुकेशन की। अभी 12वीं के रिजल्ट आए हैं और 12वीं के बाद स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी बात का रहता है। नर्सिंग में जाएं या इंजीनियरिंग में जाएं या किसी मैनेजमेंट कोर्स में जाएं। अभिभावकों के सामने जितनी बड़ी चुनौती ये रहती है, उतनी ही बड़ी चुनौती ये स्टूडेंट्स के लिए भी होती है। आज हम बैठे हैं केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। हमारे साथ हैं HOD कपिल राणा सर। आज हम बात करेंगे कि 12th के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए, पैरामेडिकल कोर्स करना चाहिए, नर्सिंग करना चाहिए या फार्मेसी करना चाहिए। क्योंकि हम आज नर्सिंग कॉलेज में हैं और हमारे साथ HOD कपिल राणा सर हैं। राणा सर, आप बताइए 12th के बाद बच्चों को कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्यों मेडिकल कोर्सेज की तरफ लोग आजकल ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। जी नमस्कार, myself Dr. Kapil Rana, working as HOD physiotherapy, Care College of Physiotherapy. So actually 10+2 is equal to question mark. ये mediocre जो families होती हैं या फिर जैसे हम हरिद्वार जैसे सिटी में रहते हैं, आसपास रहते हैं, हम लोगों को 10+2 तक पता होता है। उसके बाद बड़ा एक कंफ्यूजिंग आ जाता है कि अब करें क्या। और वो ऐसा मोड होता है जहाँ पे जो डिसीजन है वो हमारा सही है कि गलत है, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो आजकल आप देखेंगे दिल्ली जैसे सिटी में 6th क्लास से बच्चे को ये पता होता है कि उसको करना क्या है, क्योंकि फैमिलीज पढ़ी लिखी होती है, एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को यहाँ नहीं मिल पाता। तो माँ बाप को भी पुराने टाइम में 2 ही चीज़ें पता थी कि डॉक्टर और इंजीनियर। लेकिन आप दिल्ली जैसी जगह में देखें तो 6ठी क्लास के बच्चे को सब कुछ पता होता है, उसको कोर्सेज, और उसके पेरेंट्स भी उतने ही अवेयर होते हैं। इवन अगर मैं एग्जांपल दूं यूपीएससी का, तो उसमें देखिए आप टीना डाबी जैसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, दोनों बहनों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। उनका टारगेट 6th क्लास से था। तो आपने देखा होगा आपका जो कोविड था 2020 में, उसके बाद मेडिकल फील्ड में एक बूम आया। मेडिकल फील्ड में बूम आने का मतलब ये है कि डिमांड बढ़ी है, चाहे वो MBBS हो, चाहे पैरामेडिकल हो, फार्मा हो, नर्सिंग हो। और रियलाइज हुआ है कि जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज है, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, वो सही मायने में बहुत कम है भाई। तो ये आने वाला फ्यूचर जो है मेडिकल फील्ड के लिए कि बहुत अच्छा रहेगा। और कोर्स तो आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, मैनेजमेंट कर लीजिए, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ऐसा कोर्स करें जिसको करने के बाद आप खाली ना रहे। अगर बात किया जाए आज से 5-7 साल पहले या 10 साल पहले जी, तो मेडिकल एजुकेशन में सिर्फ लोग MBBS को ही जानते थे कि MBBS ही होती मेडिकल एजुकेशन। लेकिन अभी हाल में अगर देखा जाए कोविड के बाद और खासकर ये पिछले 2-3 सालों में, तो लोगों को पता चला है कि पैरामेडिकल भी होता है, फार्मेसी भी होता है। मतलब पहले इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लोग करते थे लेकिन इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन आज की बात की जाए तो पैरामेडिकल की बात की जाए तो पैरामेडिकल सिर्फ एक अपने आप में मेरे ख्याल से कई सारे कोर्सेज को लेके चलता है। तो पैरामेडिकल की बात अगर किया जाए तो डॉक्टर साहब कौन कौन से कोर्स पैरामेडिकल में आते हैं। जी एक्चुअली देखिए, आप जैसे एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए एक डॉक्टर बहुत जरूरी है। ये डॉक्टर को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो पैरामेडिक्स हो, चाहे वो आपका नर्सिस हो, दे विल वर्क एज अ बैकबोन। तो बिना इनके पॉसिबल नहीं है मेडिकल को, किसी हॉस्पिटल को रन करना या किसी मेडिकल कॉलेज को भी इवन आप कहें तो रन करना। तो पैरामेडिकल में जो कोर्सेज हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशली, वो 5-6 कोर्सेज हैं, जिनमें आपका फिजियोथेरेपी आता है, BPT कराते हैं, MPD, इसका मास्टर्स जो है वो भी हमारे यहाँ कॉलेज में। मैं चाहूँगा आप जो भी कोर्स बताएं जी, तो उनके बारे में पूरी तरह से बताएं कि इसमें होता क्या है और करना क्या पड़ता है। सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो हमारा 12th+2 मतलब 12th आपका मतलब पास होना चाहिए 50% मार्क्स PCB में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो मैंडेटरी, उसमें इंडिविजुअली पास होना चाहिए। और अगर जिसने मैथ से किया है तो वो नहीं कर सकते। और मैथ का जो है पैरामेडिकल में नहीं है सर। उसके बाद
जो 5-6 कोर्सेज हैं उसको मैं इंडिविजुअली आपको बताता हूँ। जैसे पहले हम सबसे पहले बात करें बीपीटी की, तो ये 4 साल 6 महीने का कोर्स है अभी, 4 into 6 month, 4 years 6 months का। और अभी के लिए अच्छा है कि अभी जो इसकी जैसे यूपी उत्तराखंड की बात करें तो अभी इनका स्टेट लेवल पे एक टेस्ट होता है, एंट्रेंस होता है, उसके थ्रू आप लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर से ये नीट के थ्रू ही होगा फिजियोथेरेपी में, और आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी, दो कुछ सब्जेक्ट कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो नीट के थ्रू ही आएंगे। मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कंपैरेटिवली आज के सिनेरियो को देखते हुए। और कुछ बेनिफिट भी है क्योंकि क्रीम आएंगे फिर मेडिकल फील्ड में। तो फिजियोथेरेपी 4.5 साल का कोर्स जैसे मैंने अभी बताया, इसमें आप 3-4 years तक तो 3 years तक तो आप जो MBBS का पार्ट है उसका 50-60% कवर करते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेसिक चीज़ें हैं। 3rd ईयर में आके आप क्लिनिकल करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और आपका न्यूरोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपकी आती है। 4th ईयर में इनके साथ जो है फिजियोथेरेपी ऐड हो जाती है कि इस कंडीशन में ऑर्थो वाले में क्या कराएंगे, न्यूरो के केस में क्या कराएंगे। तो एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी एक अलग से सब्जेक्ट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं फिजियोथेरेपी में वो आपका एनाटॉमी एंड बायोमैकेनिक्स होता है। तो ये है, तो इनसे डायग्नोसिस इजी हो जाती है प्लस ट्रीटमेंट इजी हो जाता है आपका। इसको करने के बाद आपका 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है जो आप 500-600 जो बेडेड हॉस्पिटल में करते हैं, जिससे आपको सारे डिपार्टमेंट्स में आप जाने का आपका रोटेटरी इंटर्नशिप हो जाए। कल आपके पास कोई भी पेशेंट आए तो वो आपके लिए नोवाइस ना हो कि मैंने देखा ही नहीं है। उसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप अपना खुद का क्लिनिक डाल सकते हैं, आप आज़ाद हैं पूरी तरह से, इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करना है तो आप हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। किसी कॉलेज को ज्वाइन करना तो एज ए ट्यूटर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ये इसका स्कोप है। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो BMLD, तो बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसको करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में जो लैब्स होती हैं वहाँ लैब्स में एज अ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन का काम कर सकते हैं। इवन जो रिसर्च लैब्स हो सकती है वहाँ जा सकते हैं, और आप छोटी लैब आपकी खुद की भी डाल सकते हैं। MLD करने के बाद फिर आगे करना है तो MSc MLD होता है, वो भी हम कराते हैं अपने कॉलेज में, है हमारे केयर कॉलेज में। MSc MLD करने के बाद फिर आप अगर एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आपको मिलती है, प्लस रिसर्च वगैरह में जो है उसमें आपका जो है कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं। इवन यू कैन वर्क ऑन जूनियर रिसर्च फेलो, GRF बोलते हैं इसको, उस पोस्ट पे काम कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका BMRIT। BMRIT जो है वो है मेडिकल रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपका जो CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ये सब आते हैं, उसमें आप एज ए रेडियो टेक्नीशियन जॉब कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में। फोर्थ आता है आपका BOTT, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी या टेक्नीशियंस। तो इसमें आपको जैसे आपने देखा होगा जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं सर्जन, एनेस्थेटिस्ट हैं, उनको हेल्पिंग हैंड चाहिए नर्स के अलावा। तो जो अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेरे को चाहिए वो मेरे को जो है OT टेक्नीशियन मेरे को उस समय जो है ना हेल्प करेगा। प्लस प्री ऑप केयर, पोस्ट ऑप केयर, ये सारा OT टेक्नीशियन का काम है। ऑपरेशन थिएटर में OT टेक्नीशियन ही डॉक्टर के साथ रहता है, डॉक्टर के साथ रहते हैं प्री ऑप में भी और पोस्ट ऑप में। प्री ऑप का मतलब है कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट को तैयार करना, पूरा सर्जन के पास इतना टाइम नहीं होता, जस्ट चेक करना होता। प्लस OT को फ्यूमिगेट करना है, इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करना है, ट्रेसिंग वगैरह, मतलब क्या करना होता है OT में बेसिकली जो इन्फेक्शन है उसको मिनिमाइज करना है, खत्म करना, जीरो होना चाहिए बिल्कुल। अदरवाइज जो है हमारी रिकवरी या पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है OT वाले। नेक्स्ट आता है ऑप्टोमेट्री, BOPTOM, ये भी आपका 4 years का कोर्स है। BMLT भी 3.5 का, MRIT भी 3.5 का, जैसे मैंने बताया। BPT आपको मैंने 4.5 years का बताया। ये है आपका 3+1 year ऑप्टोमेट्री। इसमें क्या 3 years की आपकी स्टडीज रहेंगी और 1 year का आपका रहेगा इंटर्नशिप। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं सोचता हूँ गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है। गर्ल्स के लिए क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक तो इमरजेंसी वाली ड्यूटी नहीं है, नाइट ड्यूटी नहीं है। आंखों का मतलब ये कि कोई आंखों की सर्जरी भी अगर परफॉर्म हो रही है तो वो रात में नहीं होती, दिन में प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल। दूसरा, आजकल डिमांड बहुत बड़ी है। आप बच्चे देखो ना, बच्चों को मोबाइल की आदत इतनी लग चुकी है कि उनकी आंखें जल्दी, उनकी साइट पे जल्दी असर आता है, चश्मे के जाते हैं। आप कहीं किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट या आप किसी ऑप्थेल्मिक सर्जन के पास जाते हैं तो आंख दिखाने से पहले आपकी 4-6 मशीनों पे टेस्टिंग होती है। तो जो टेस्टिंग होती है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम होता है। और लेंसकार्ट जैसी कंपनी जो है आपका, वो अच्छा एक ऑफर करती है आफ्टर कंप्लीशन, आपको 30-35,000 का ऑफर सीधे सीधे देती है। तो गर्ल्स के लिए सेफ भी है और अच्छा भी है। ये कोर्सेज हमारे हैं 5 कोर्सेज, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, MLD, आपका जो लैब टेक्नीशियन, OTT एंड ऑप्टोमेट्री। सर डॉक्टर साहब, BPT करने के बाद आप डॉक्टर भी लगा सकते हैं? हाँ, ये पॉइंट है आपका, वैलिड पॉइंट है। हम
प्रीफिक्स बोलते हैं इसको बेसिकली। प्रीफिक्स डॉक्टर लगाएंगे लेकिन सफिक्स पीटी लगाएंगे। पीटी क्या होता है? फिजियोथेरेपी। प्रीफिक्स होते हैं नाम से पहले और सफिक्स होता है नाम के बाद। अच्छा। तो नाम से पहले डॉक्टर और पीटी, ये आपका अभी जो जैसे आपका पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो पहले आपका एमसीआई था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करता है। आई थिंक 1934 से ये है। अभी 2020 में उसको एनएमसी बोला गया है, नेशनल मेडिकल कमीशन बना दिया। तो ऐसे ही आपका अभी जो अलाइड हेल्थ साइंसेज आने वाला है वो क्या कर रहा है कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी हो, सिलेबस हो। आपका जो सिलेबस है ना वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग नहीं होगा कि इस यूनिवर्सिटी में ये, इस यूनिवर्सिटी में, पूरे नेशन में एक ही रहेगा। प्लस एक रेगुलेशन बॉडी रहेगी, एक क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा। प्लस एक सबसे जो प्लस पॉइंट है वो क्या है आपका कि एक ही रजिस्ट्रेशन रहेगा पूरे नेशन के लिए। आज ऐसा नहीं कि मैं उत्तराखंड से मैंने किया, मेरे को बिहार में जॉब कर रहे हैं तो फिर मैं एनओसी लेके बिहार में जाऊँ फिर वहां अपना रजिस्टर कराऊँ। वो ऑल ओवर इंडिया एक ही रजिस्ट्रेशन रहेगा, वैलिड रहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है और ये अभी इनफोर्स में मतलब अभी काम चल रहा है। 1-2 साल में ये आपका एनफोर्स हो जाएगा इसमें। सर नगेबल हो बात किया जाए अगर तो नर्सिंग में कौन कौन से कोर्सेज हैं? सर नर्सिंग में अगर केयर कॉलेज की बात करें तो आप जो बेसिक है बिल्कुल वो एएनएम का होता है। जैसे आप जानते भी होंगे जो आपका पेरिफेरी एरियाज में जो आपने देखा होगा मैडम जो काम करती हैं एएनएम वर्कर्स होते हैं। इसमें जो है ना आपका एएनएम से लेके फिर जीएनएम के बाद बीएससी, पोस्ट बीएससी और एमएससी, मतलब सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके नर्सिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। अब फार्मेसी की बात की जाए, फार्मेसी में एक डिप्लोमा कोर्सेज होता है 2 इयर्स का और एक बी फार्मा होता है 4 इयर्स का। तो डी फार्मा करके ज़्यादातर लोग जो डी फार्मा करते हैं वो केवल इसलिए करते हैं कि डी फार्मा करने के बाद आपको एक अपना लाइसेंस मिल जाता है आपको मेडिकल स्टोर खोलने का। 90% लोग तो इसीलिए करते हैं। बी फार्मा करके आप एम फार्मा करके आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, अच्छे अपॉर्चुनिटीज होती है आपके पास। आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से आपकी पोस्टिंग होती है किसी भी कोर्सेज पर। डॉक्टर साहब उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज हैं, सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सारे कोर्सेज कराती हैं जी। अभी लास्ट ईयर भी देखा गया कि केयर कॉलेज को जो है टॉप कॉलेज का अवार्ड भी मिला, सीएम साहब ने भी दिया। तो ऐसा क्या है केयर कॉलेज में जो केयर कॉलेज को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं? मेडिकल लाइन में सबसे ज़्यादा इसका नाम लिया जाता है अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो। जी उत्तराखंड की अगर बात करें सर, देखिए मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है जिसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, एक आपकी नॉलेज और एक आपका प्रैक्टिकल हैंड। प्रैक्टिकल हैंड अगर आपका नहीं है तब आप अच्छे नहीं बन सकते मेडिकल प्रोफेशन, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर डायग्नोसिस और हेल्प कैसे करेंगे और चीज़ों में। तो बेसिकली जो हमारा नर्सिंग कॉलेज है वो है 2011 से रन है, तो ऑलमोस्ट आपकी जो है ना 15-16 ईयर्स हो गए हैं। तो हमारी जो फोकस होता है वो एकेडमिक्स में क्या है कि एकेडमिक्स में जो हमारी फैकल्टी है डेडिकेटेड फैकल्टी है, हाईली एजुकेटेड फैकल्टी है, और 8:30 से क्लासेस शुरू हो जाती हैं 8:45 से और 4 o'clock तक चलती हैं। प्लस पोस्टिंग्स में जो आपके हरिद्वार की बात करें तो जो अच्छे रिनाउंड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ हमारा सब आपका एमओयू है। एमओयू होने से क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स की वहाँ रेगुलर पोस्टिंग लगती है, थ्योरी का पार्ट है वो हमारा यहाँ, और हमारी फैकल्टी इवन एम से भी आती है। प्लस टाइम पे हम क्या कराते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं। तो वर्कशॉप से क्या होता है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल बेसिकली होता है। अच्छी फैकल्टी बाहर से बुलाते हैं तो प्रैक्टिकल हैंड हमारा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। प्लस जो क्लिनिकल नॉलेज जो होती है वो आपको हॉस्पिटल से मिल जाती है। और वर्कशॉप का फ़ायदा ये होता है कि जैसे अभी आप देखें तो अभी हमारा 29 को 30 को हमने एक वेंटिलेटरी वर्कशॉप कराई है, डॉक्टर बंटी एम्स आए थे दिल्ली से। तो वेंटिलेटर को हैंड्स ऑन ऐसे कर ले कि वेंटिलेटर को कैसे हम हैंडल करें, क्लियर कि जो आपकी एयरवेशन को क्लियर कैसे करें, वो इतना अच्छे से समझाया गया, इतना अच्छे से बच्चों ने सीखा। तो जब उनकी पोस्टिंग आईसीयू में लगेगी तो आईसीयू में वो जाने से डरेंगे नहीं कि वेंटिलेटर क्या होता है। तो वही चीज़ है कि वो रियल वर्ड जो है वो उसको हम यहीं फील करा देते हैं, तो बच्चों को जाने में वहाँ जाके कुछ हेजिटेशन ना हो, वो उसकी हेजिटेशन सारी खत्म हो जाती है। दूसरा अगर मैं बात करूँ कि केयर क्यों बेस्ट है, तो अभी आप देखिए 22 बच्चों का सिलेक्शन मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में द्वारिका में जो किया है, तो अभी सिलेक्शन हुआ उनका, उनकी अभी 4 जून से उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। एंड दे आर हैप्पी, दे आर गेटिंग हैंडसम सैलरी इन देयर हैंड एंड अकोमोडेशन इज टू गुड देयर। अब कोई कोर्स किया आपने, कोर्स करने का मतलब क्या है कि आपको जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले, आपको रेस्पेक्टफुल जॉब हो, आपकी जॉब में रेस्पेक्ट हो, आई मीन। तो ऐसी सारी चीज़ें हम
केयर कॉलेज से प्रोवाइड कराते हैं। डॉक्टर साहब बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि बच्चों को नॉन अटेंडिंग भी कराते हैं कि घर बैठे वो जाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल दे दिया और एग्ज़ाम दे दिया, उनको डिग्री मिल गई। तो ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? ये वैसे मेडिकल कोर्स हैं तो क्या ऐसा करना चाहिए बच्चों को या नहीं, देखिए सर, ये तो मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आप ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे जो कभी कॉलेज नहीं गए? ये जो कहीं से डिग्री ले ली उसने या कहीं बाहर से करके आ गया, जिसको नॉलेज ही नहीं है, तो ट्रीटमेंट क्या देगा? दूसरा, आप ह्यूमन लाइफ्स के साथ खेलते हैं, आप ह्यूमन लाइफ का रिप्लेसमेंट नहीं है। आप इंजीनियर हैं, आपसे कोई मशीन खराब हो गई शायद रिप्लेस हो जाए, कोई कंप्यूटर खराब हो गया रिप्लेस हो जाए, लेकिन आदमी एक बार गया तो वापस नहीं आता। तो हेल्थ केयर प्रोफेशन में नॉन अटेंडिंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब आपने अटेंड ही नहीं किया, अगर आप कॉलेज 50% गए तो आपने 85% सीखा है, 50% नहीं सीखा है आपने। 85% में 40% आपको याद रहेगा, तो 40% ही फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो रिजल्ट या किसी को रिकवरी आप कैसे दे सकते हैं? आप 70-80% कॉलेज आते हैं, 100% कॉलेज आते हैं, मीन्स आपने 100% सीखा, आपको 80% याद रहा, तो 80% सफिशिएंट होता है। डॉक्टर साहब छोटे बच्चों के स्कूलों में तो मैंने देखा था कि भोजन मंत्र होता है, प्रार्थना होती है, जी हाँ, चप्पल जूते बाहर उतारे जाते हैं जी। लेकिन आप इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में बैठे हो और यहाँ पर बच्चों से आप ऐसा सब करवाते हैं, उसके साथ साथ उनके मोबाइल भी जमा करवा लेते हैं जी। तो मतलब ये कुछ बात हजम नहीं हो रही। नहीं, हजम नहीं, ये तो हमें इस पॉइंट पे हमें प्राउड है, क्योंकि देखो, एक डॉक्टर या इंजीनियर की बात करो, मैं डॉक्टर या इंजीनियर क्या अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ा सकते? खुद पढ़ा सकते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी क्यों स्कूल भेजते हैं? स्कूल कॉलेज में भेजने का मतलब होता है एक गुड सिटीजन बनाना, और सिटीजन बनाने के लिए ही उसका मेंटली फिजिकली उसका विकास हो, सोशल वेलबींग हो, वो सब चीजें सीखने के लिए हम कॉलेज भेजते हैं। कॉलेज में जाने के बाद आपको कैसे संस्कार मिलते हैं, घर वालों से या कॉलेज से जो संस्कार मिलते हैं, उनको एनहेंस करने के लिए भोजन मंत्र बोल रहे हैं। तो हम अपना भोजन मंत्र मतलब हम वी आर थैंकफुल टू गॉड कि उसने हमें इस लायक बनाया। कितने लोग ऐसे हैं इस देश में जो खाली पेट सोते हैं, तो हमें धन्यवाद करना चाहिए किसान का भी, अन्नदाता का भी और भगवान का भी, जो जिनकी वजह से हम तीनों टाइम भोजन कर पा रहे हैं। तो ये भोजन मंत्र है। और आप देखो, आप अगर सनातनी हैं, सनातन धर्म में जाते हैं, तो भोजन आप चप्पल जूते उतार के करते हैं। प्लस जो आपकी क्लासेस हैं या लैब्स हैं, वो क्या है? वो आपकी कर्म भूमि है। तो कर्म भूमि आपकी लैब से जितना प्रैक्टिस करते हैं वहाँ, और जो क्लासेस हैं वो आपका ज्ञान कोश है, लाइब्रेरी आपका ज्ञान कोश है। क्लासेज में है तो कुछ ऐसे क्लासेस में जाने से अगर हम जूते उतार के जा रहे हैं, सही से बैठ रहे हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, आपने देखा होगा कोविड में क्या था? कोविड में क्यों आप बार बार सब्जी धोते थे? क्यों जूते बाहर ही रह गए? क्योंकि जो इन्फेक्शन आ रहा है बाहर से वो बाहर ही रहे, अंदर ना है सर। तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी और अपने धर्म से भी जोड़े, तो ये दोनों पॉइंट। साहब, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बच्चे किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उससे रिलेटेड मान्यता कहाँ से होनी चाहिए? INC से होना चाहिए, स्टेट से होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो केयर कॉलेज की बात की जाए तो इसमें जो कोर्सेज हैं उनको कहाँ से मान्यता चाहिए और आपकी कहाँ से है या नहीं है? जी जी, देखो, किसी भी कोर्स को अगर डिप्लोमा कोर्सेज है तो स्टेट मेडिकल फैकल्टी रन करती है किसी भी स्टेट में, और अगर डिग्री कॉलेज है तो उसको रिकॉग्नाइजेशन जो देता है वो उस स्टेट का शासन देता है। शासन का मतलब यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में VC होता है, वाइस चांसलर, लेकिन जो उस स्टेट का राज्यपाल होता है वो होता है चांसलर। तो चांसलर जो है, जो राज्यपाल है, राज्यपाल मान्यता देता है। रिकॉग्नाइजेशन बेसिकली जो मिलती है वो हमें यूनिवर्सिटी से मिलती है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी, अगर हम बात करें नर्सिंग और पैरामेडिकल की ग्रेजुएट कोर्सेज की या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की, वो HNB गढ़वाल की यूनिवर्सिटी है, 13 में जो सेलाकुई में। और अगर बात करें फार्मा की, तो ये आपका वीर माधवगढ़ सिंह भंडारी, UTU बोल देते हैं दूसरे वर्ड में आपको शॉर्ट में, उत्तरांचल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यहाँ से। तो इसमें सबसे पहले तो कॉलेज को चलाने के लिए रिकॉग्निशन या तो स्टेट से अगर डिप्लोमा है, डिग्री है, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी का। तो दोनों से फिर आपका जो बात आती है वो आता है स्टेट मेडिकल फैकल्टी। अगर नर्सिंग या पैरामेडिकल की बात करते हैं तो यहाँ से आपको केवल रजिस्ट्रेशन मिलता है स्टेट का। अब जैसे मैंने अभी आपको 10 मिनट पहले बताया कि अलाइड हेल्थ जब साइंसेज का कमीशन आ जाएगा तो एक ही रजिस्ट्रेशन रहेगा। वो रजिस्ट्रेशन जब तक हमारे बच्चे पास आउट होंगे, वहाँ रजिस्टर कराएंगे, तो पूरे देश में कहीं भी जॉब करने में दिक्कत नहीं आएगी। इवन केयर की बात करूँ तो मैं केयर की जो नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग
स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा हॉस्पिटल, रिनाउंड हॉस्पिटल, चाहे वो एम्स हो या कोई मैक्स जैसे हॉस्पिटल हो, जहां हमारा बच्चा काम नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन मार्क तो खत्म ही हो जाता है कि रिकॉग्निशन है नहीं। अगर रिकॉग्निशन नहीं होगी तो बच्चा नहीं कर पाएगा काम। अब बहुत सारे बच्चे तो विदेश में, अब्रॉड में काम कर रहे हैं। कॉलेज की फैसिलिटी की बात की जाए तो बच्चे स्कॉलरशिप, हॉस्टल, ये सारी चीजें भी देखते हैं जी। तो यहाँ पर कौन कौन से फैसिलिटी? अब फैसिलिटीज हमारे अगर बात करें हॉस्टल की, तो गर्ल्स हॉस्टल हमारा इन कैंपस है और ये डिमांड है नर्सिंग प्रोफेशन की कि कैंपस में ही होना चाहिए। उसका मैं पर्सपेक्टिव ये भी कि अनफॉर्चुनेटली कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो इसी कॉलेज में एक बस भेजे तो हम 200 हेल्थ वर्कर को भेज सकते हैं एक साथ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हॉस्टल यही, गर्ल्स हॉस्टल यही, और बॉयज हॉस्टल ऑब्वियसली सेपरेट होना चाहिए। तो हमारा बॉयज हॉस्टल यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ से लाने के लिए, जाने के लिए हमारा कन्वेंस से हमारी बस है। प्लस जो हमारी जो बसेज हैं वो बच्चों को पोस्टिंग भी ले जाती है विदाउट एनी कॉस्ट लेके जाती है। ले जाना, उनको लेके आना, और बीइंग आप ही एक पेरेंट है तो आपकी अगर आप लड़की को कहीं बाहर पढ़ाना चाह रहे थे तो सबसे पहले कंसर्न जो आपका आता है दिमाग में वो आपका सिक्योरिटी का है। तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आपने जैसे स्टार्टिंग में पूछा था कि मोबाइल, तो मोबाइल हम स्टडी आवर्स में मोबाइल क्यों दें? कॉलेज के जो चल रहा है उसमें मोबाइल हमारे सुबह जमा हो जाते हैं, अदरवाइज डाइवर्ट करता है। हॉस्टल में तो हॉस्टल में भी उनको कुछ है जो पीपीटीज वगैरह शेयर की जाती है, उनको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दिए जाते हैं, उसमें वो अपने मोबाइल का यूज करते हैं, उसके बाद फिर सबमिट हो जाता है। तो बेसिकली मोबाइल जो है वो डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा करता है। आप देखिए, आप मोबाइल जब स्क्रॉल करते हैं, देखना कुछ और चाह रहे हैं, कुछ और गया, फिर पता चला 2 घंटे उसी में निकल गए। तो वो चीज़ कम से कम, मतलब स्क्रीन टाइम हमें कम से कम रखना है। और बात की जाए केयर कॉलेज की तो यहाँ पर जो बच्चों के लिए स्पोर्ट्स वगैरह की क्या व्यवस्था है, स्कॉलरशिप की क्या व्यवस्था है? सर, स्कॉलरशिप का हमारा एक तो मैनेजमेंट का कोटा है कुछ, मतलब देखो, कोशिश तो हम ये चाहते हैं और करते हैं कि कोई बच्चा अगर लायक है तो वो एजुकेशन से वंचित ना रहे। जो हेल्प हमारे थ्रू हमारे हो सकते हैं वो हम हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जिस तरह का भी जो हेल्प चाहिए हमारे से, वो हम प्रोवाइड कराते हैं। और स्पोर्ट्स इसलिए ज़रूरी है, देखो मेंटली फिजिकली, खाली मेंटली आप स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते मेंटली भी ज़्यादा दिन तक। तो स्पोर्ट्स ज़रूरी है। स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास 2-3 पार्क है और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, इंडोर और आउटडोर दोनों गेम्स हैं हमारे पास। वो हम टाइम कंपटीशन भी कराते हैं, इंटर कॉलेज भी होता है और इंटर डिपार्टमेंटल भी होते हैं। तो वो टाइम टू टाइम हम कंपटीशन कराते हैं और मैं सोचता हूँ कि दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है, फिजिकली भी और मेंटली। तो ये थे हमारे साथ कपिल राणा सर। आपने हमसे बात किया, आपको बहुत बहुत थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू।